हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की जो जीके जीएस की श्रृंखला कर रहे हैं, इसमें अगली क्लास देखेंगे। और जो हमारी अगली क्लास होगी फ्रेंड्स, वो होगी रीवा पन्ना पठार के बारे में। और देन हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी के बारे में। दो चीज़ें हम आज यहाँ पर करेंगे, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी के बारे में देखेंगे। इसके पहले जो हमने अभी तक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में सामान्य परिचय देखा था और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी क्या है, 5वीं 6वीं क्लास होगी। चलिए देखते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एमपी जीके की पूरी श्रृंखला करवाई जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है रीवा पन्ना का पठार हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मैप में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये मध्य भारत का पठार देखा था। और यहाँ पर ये हमने क्या देखा था, ये वाला हिस्सा जो है बुंदेलखंड का पठार का देखा था। ये क्या है, रीवा पन्ना का पठार है। यहाँ पर क्या है, आपका बघेलखंड है। और ये आपकी क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर जो नर्मदा घाटी पड़ती है, ये क्या हो जाएगी, आपकी नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या पड़ती है, नर्मदा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पड़ती है। और ये आपका हिस्सा किसका है, ये आपका हिस्सा मालवा के पठार का है। तो हमारा टॉपिक है आज, तो हम एक ये करने वाले हैं, दूसरा ये करेंगे नर्मदा घाटी के बारे में करेंगे। तो आपने मैप में देख लिया कौन कहाँ पर स्थित है, चलिए देख लेते हैं। रीवा पन्ना के पठार में उत्तर में देखेंगे तो क्या स्थित है, यहाँ पर यूपी स्थित है। और ये वाला पठार हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा पठार हो जाएगा, आपका मालवा का पठार हो जाएगा। मालवा का पठार हो जाएगा। दक्षिण में क्या हो जाएगी, नर्मदा सोन घाटी हो जाएगी। हाँ, नर्मदा सोन घाटी हो जाएगी। और यहीं पर जो है आपका ये वाला ये विंध्याचल पर्वत भी इस प्रकार से यहाँ पर कैमूर श्रेणी स्थित है। चलिए देखते हैं आगे एक एक करके कि आखिर कौन कौन सी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो जो हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है, रीवा पन्ना के पठार के बारे में स्थिति के बारे में देखनी है। तो स्थिति के बारे में दोस्तों बात की कि इसके जो उत्तर में स्थित है, एक तो यूपी है और दूसरा जो है हमारा बुंदेलखंड का पठार स्थित है। तो ये दो चीज़ें कहाँ स्थित हैं, इसके उत्तर में स्थित हैं। अगली बात करते हैं और इसके पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में क्या है, कुछ एरिया यूपी का है और कुछ एरिया क्या हो जाएगा, सोन नदी का पड़ता है। सोन नदी का पड़ता है। देन हम अगर इसके दक्षिण में बात करते हैं तो क्या पड़ती है, हमें नर्मदा घाटी दिखाई पड़ती है और विंध्याचल पर्वत भी दिखाई पड़ता है। पश्चिम में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स, मालवा का पठार जो है हमें पश्चिम में दिखाई देता है। अगली बात करते हैं, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए कि ये जो आपका क्षेत्रफल है ये कितने परसेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि रीवा पन्ना के जो पठार का क्षेत्रफल है वो हमें 10% के आसपास दिखाई पड़ता है। एक सेकंड रुकिएगा। हमें कितना दिखाई देता है क्षेत्रफल, ये 10 जो है हमें 36% जो है इसका क्षेत्रफल दिखाई देता है। अगली स्लाइड की दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि आपका समय भी ना जाए और आपका क्लास भी हो जाए। अगर बात करें हम किसकी, रीवा पन्ना की पठार की, तो मैप में हमने बात कर ली हुई है, इसके क्षेत्रफल की बात कर ली। आगे देखते हैं इसका निर्माण जो किससे हुआ है, तो इसका निर्माण दोस्तों ध्यान रखिएगा विंध्यन शैल समूह से हुआ है। किससे हुआ है, विंध्यन विंध्यन शैल समूह से जो है रीवा पन्ना के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जाएगा विंध्यन शैल समूह का। विंध्यन शैल समूह में जो है चूना पत्थर के लिए जानी जाती है। किसके लिए, चूना पत्थर के लिए ये है शैल। और गृह निर्माण सामग्री, घर बनाने में सीमेंट वगैरह जो काम आती है उसके लिए जानी जाती है। अगर इसमें प्रमुख जिलों की बात करेंगे तो आपका सतना जिला आता है, सतना जिला आता है, कटनी जिला आता है, रीवा जिला आता है, रीवा, सतना, कटनी, दमोह है, दमोह, कुछ हिस्सा जबलपुर का भी इसमें आता है, कुछ हिस्सा सागर का भी आता है। तो मुख्य कितने जिले हैं आपके, 4 जिले हमें जो है देखने को मिल जाते हैं। अन्य जिले भी हैं जिनकी बॉर्डर से टच होती है। अगली बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार में अगली खास बात क्या है, तो अगली खास बात देखेंगे तो यहाँ की जलवायु के बारे में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ की जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड के पठार में हमें जलवायु के संदर्भ में महाद्वीपीय जलवायु, ये बुंदेलखंड से भिन्न यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार में जलवायु देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो अधिक गर्मी पड़ती है। कैसी पड़ती है, अधिक गर्मी, अधिक गर्मी। और यह क्षेत्र जो है अधिक गर्मी तथा साधारण ठंडी वाला जो है
क्षेत्र है। अगली बात करते हैं, अगर वनों की बात करें तो यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, वही उष्ण वन पाए जाते हैं जिनमें आपके सामान्य से हो जाएंगे, जैसे महुआ है, बबूल है, बबूल, एक मिनट रुकिएगा, इसे मिटाना पड़ेगा, मैं कैसे मिटाऊँ, हाँ मिट गया। कहाँ पहुँच गया, एक सेकंड। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। और आगे हम क्या देखेंगे, रीवा पन्ना पठार में क्या देखा हमने, महुआ देखा, बबूल देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बबूल का वृक्ष भी हमें देखने को मिल जाता है। अगली अगर बात करें रीवा पन्ना के पठार में, तो अगली बात है कि यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर समानता देखेंगे तो रीवा पन्ना के पठार में हमें जो काली मृदा देखने को मिल जाती है, सॉरी काली मृदा तो आपको नर्मदा घाटी में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो मिश्रित है मिट्टी ही पाई जाती है। कौन सी मृदा हो जाएगी, मिश्रित है मृदा देखने को मिल जाएगी। नदियों की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो बीहड़ नदी यहाँ पर देखने को मिलती है, बीहड़ नदी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ मात्रा में सोन नदी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सेलर नदी देखने को मिल जाती है, सेलर। यहाँ पर बहुटी नदी देखने को मिल जाती है, बहुटी। और यहाँ पर एक नदी और देखने को मिलती है जिसका नाम है टोंस, जो सतना जिले से निकलती है। तो ये क्या है, रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। अगली बात करते हैं, फसल यहाँ पर कौन सी देखने को मिलती हैं। तो सामान्य फसलों में बात करें तो यहाँ पर गेहूं की फसल देखने को मिल जाती है। अलसी जो है यहाँ की प्रमुख फसल है, ध्यान रखिएगा। अलसी जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अलसी का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, रीवा जिले में किया जाता है। गेहूं, बाकी ज्वार जो है ये सामान्य सी फसलें हैं। खनिज की बात करें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण खनिज है जो यहाँ पर मिलता है, चूना पत्थर। और चूना पत्थर की अधिकता के कारण ही यह क्षेत्र जो है सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, क्योंकि सीमेंट का कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर होता है। अगली बात करें तो यहाँ पर जो खनिज हमें एक हीरा भी देखने को मिल जाता है, पन्ना जिले में क्या देखने को मिलेगा, हीरा देखने को मिल जाएगा। गेरू भी जो है देखने को मिल जाता है, गेरू अगर आपने ये कहाँ, सतना जिले में जो है गेरू के संदर्भ में जो अग्रणी जिला है। पन्ना जिला जो है हीरा के संदर्भ में है, पन्ना जिला जो है हीरा के संदर्भ में है। अगली बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार में, अगली बात की जाए तो अगले है विशेष तथ्यों के बारे में। दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से विशेष तथ्य हैं। तो विंध्यन का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है, जो रीवा पन्ना के पठार का है उसका जो एक अन्य नाम हमें देखने को मिलता है, क्या कहा जाता है, अन्य नाम विंध्यन कगारी प्रदेश भी दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इस प्रकार से विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी के बाजू से मतलब पास से लगा हुआ क्या है, ये रीवा पन्ना का पठार है, इसलिए इसे क्या कहते जाता है, विंध्यन का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्कॉर्पलैंड भी इसका क्या है, एक अन्य नाम है। इसी को जो मतलब रीवा पन्ना का पठार है इसी को स्कॉर्पलैंड कहा जाता है। अगर यहाँ की सर्वोच्च चोटी की बात करें दोस्तों, रीवा पन्ना पठार की सर्वोच्च चोटी तो आपकी कौन सी है, सद्भावना है, जो कि आपकी क्या विंध्यांचल पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी है। और ये कौन से जिले में स्थित है, दमोह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें 752 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। जबेरा गुम्बद कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जबेरा गुम्बद एक प्रकार की संरचना है, किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है, फैक्ट आपसे पूछ जाता है। तो ये जानकारी किसके बारे में थी, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी के बारे में थी। अब बात करते हैं हम किसकी, नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो मैप में हमने बात की थी कि अगर जैसे मध्य प्रदेश का है, अगर ये मध्य प्रदेश का क्या है मैप है, इस प्रकार से थोड़ा सा जगह कम है, मान लीजिए ऐसा क्या है, ये मध्य प्रदेश का ये मैप है। इस मध्य प्रदेश के मानचित्र में अगर देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र किसका है, ये वाला क्षेत्र जो है ये किसका है, मालवा के पठार का है। और ये वाली क्षेत्र क्या हो जाएगी, नर्मदा घाटी हो जाएगी। ये वाला क्षेत्र किसका हो जाएगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ से ला करके ये वाला। और ये वाला क्षेत्र जो है
इस प्रकार से लगा करके इस प्रकार का ये क्या हो जाएगा, ऊपर का मध्य भारत का क्षेत्र हो जाएगा, ये मालवा पठार हो जाएगा, ये बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ तक हो गया, यहाँ तक जो हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा। और यहीं से एक नदी निकलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, सोन नदी कहेंगे। इस प्रकार से ये सोन नदी का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र जो किसका है, नर्मदा नदी का क्षेत्र है। ये आपका नर्मदा नदी का क्षेत्र है। यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है अमरकंटक पहाड़ी, यहीं से जो है नर्मदा और सोन दोनों नदियों का उद्गम होता है। तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, नर्मदा सोन घाटी के बारे में अध्ययन करना है। चलिए जानते हैं। अगर बात करें किसकी, नर्मदा सोन घाटी की, तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला बिंदु है। बात करते हैं बारी बारी से। तो यह है आपकी नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की स्थिति की बात करें तो मैप में हमने देखा कि नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर में मालवा का पठार हो जाएगा। पूर्व में बात करेंगे, पूर्व में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और अमरकंटक की पहाड़ी भी देखने को हमें मिल जाती है, अमरकंटक पहाड़ी भी देखने को मिल जाती है। पश्चिम में बात करेंगे तो इसके पश्चिम में क्या पड़ता है भाई, गुजरात राजस्थान पड़ते हैं। ये नर्मदा के नदी के पश्चिम में क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और इसके दक्षिण में देखेंगे तो हमें सतपुड़ा पहाड़ मिल जाएगा। इसकी क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 26% है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितना है, 26% है। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी भौगोलिक संरचना है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी भौगोलिक संरचना है। पहली कौन सी है, मालवा का पठार है। चलिए बात करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। अगला है नर्मदा सोन घाटी के संदर्भ में इसका निर्माण किससे हुआ है। दोस्तों तो ये एक प्रकार की नर्मदा सोन घाटी, ध्यान रखिएगा, भ्रंश घाटी है। क्या है ये, एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। और इसके अगर निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर कौन सी मृदा देखने को मिलती है, हमें काली मृदा देखने को मिल जाती है। जिलों की बात करें दोस्तों, इसमें नर्मदा नदी के आसपास जो 18 जिले कुल आते हैं, मुख्यतः बात करें तो एक हो जाएगा आपका जबलपुर हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, मंडला हो जाएगा, मंडला हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, मंडला हो जाएगा, नर्मदापुरम हो जाएगा, जिसे होशंगाबाद भी कहते हैं, नर्मदापुरम हो जाएगा। नर्मदापुरम के बाद हम बात करेंगे तो अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, ये सीहोर, यहाँ सभी से होती हुई नदी जाती है। तो 18 जिले हैं, ये आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैप में आप समानतः अनुमान लगा लेंगे कौन से कौन जिला इसमें आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपका नर्मदा सोन घाटी के संदर्भ में, वो है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। दोस्तों अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर साधारण गर्मी हमें देखने को मिलती है। कैसी, साधारण गर्मी देखने को मिलती है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, क्या है, साधारण गर्मी की जगह पर आप क्या कर लेंगे, साधारण ठंडी देखने को मिलती है और अधिक गर्मी देखने को मिलती है। अधिक गर्मी यानी कि इसका आशय ये है, जब गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में क्या होगी, अधिकतम गर्मी होगी, और जब ठंडियाँ होंगी तो साधारण क्या होगी, ठंडी होगी। वर्षा की बात करें दोस्तों तो ये क्षेत्र जो है 100 से लगा करके 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, क्योंकि मानसून गुजरात से घुस कर के आता है और अरब सागर खाड़ी की शाखा और नर्मदा के सहारे जो है चला जाता है। आगे बात करें और अगली स्लाइड है हमारे पास नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत नदियों की बात करें तो इसमें प्रमुख नदी की अगर बात की जाए तो वही है आपकी नर्मदा नदी है। अन्य नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर तवा नदी ही पड़ जाएगी आपकी, शक्कर, दूधी, धसान, जोगट, ऐसी नदियाँ यहाँ पर पड़ जाएंगी। लेकिन मुख्यतः आपको 2 नदियाँ याद रखना है। यहाँ पर वनों की बात करें तो उष्ण वन पाए जाते हैं, उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जिसमें हम बात करें सागौन, सागौन सागौन साल के वृक्ष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। सागौन के वृक्ष के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, वृक्ष के लिए घाटी जानी जाती है, बोरी घाटी किसके लिए जानी जाती है, तो सागौन के वृक्षों के लिए जानी जाती है। और यह घाटी आपकी कहाँ है, नर्मदापुरम में स्थित है, नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगली बात करते हैं और अगली बात है हमारे पास में
नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में देखें तो यहाँ पर फसल कौन सी होती है दोस्तों, किसकी बात की जा रही है, फसल की बात की जा रही है कि यहाँ पर फसल कौन कौन सी होती हैं। ध्यान रखिए गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है, काली मृदा का क्षेत्र है, गेहूं होता है, यहाँ पर कपास भी होता है, यहाँ पर जो है ज्वार भी होती है, और यहाँ की जो है इतनी ये प्रमुख फसलें हैं, लेकिन सबसे मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं है। खनिजों की बात करें तो समानता यहाँ पर खनिज जो है वही एक संगमरमर देखने को मिल जाता है, संगमरमर, संगमरमर जबलपुर के भेड़ाघाट आसपास में ही दिखाई देता है। और बात करें सुरमा, सुरमा देखने को मिल जाता है, एंटीमनी ऐसे खनिज देख समानता यहाँ पर जो है खनिज कम पाए जाते हैं। अगली बात करें विशेष तथ्य, यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी इसे क्या कहते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एमपीपीएससी पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला बिंदु कौन सा है, वो क्या है, नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश का सबसे क्या है, निचला बिंदु है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी संरचना मध्य प्रदेश की है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का 26% है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हुआ, हमारी ये क्लास जो है पूरी हो गई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।